स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीतीश जोन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या एमपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड से 2025 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 10 के जीव विज्ञान के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। इसलिए आप सब वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम का। आज पोषण चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन जो भी चैप्टर हैं सारे हम कंप्लीट करते आपके सिलेबस को अंत करेंगे। यह वीडियो काफ़ी डिमांड के बाद आ रही है वीडियो, इसलिए आप सब अच्छी तरह से जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, देख सकते हैं सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पे सारा पीडीएफ हम बना के ले आए हैं, इसलिए आप सब अंत तक जरूर रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, पोषण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा इसको। इसका देखते हैं उत्तर। पोषण वह प्रक्रम जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषण के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं स्वपोषी पोषण, या इसे एक और नाम से जानते हैं स्वपोषण के नाम से। दूसरा जो होता है परपोषी पोषण, जिसको और नाम से जानते हैं परपोषण से, या इसको एक और नाम है विषमपोषी पोषण। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा और इसी तरह से आप एग्जाम में नोट कीजिएगा, आपके फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, जीवन के लिए कौन कौन से प्रक्रम अनिवार्य हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके उत्तर इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। जीवन के लिए निम्नलिखित प्रक्रम अनिवार्य हैं। पहला जो है श्वसन, दूसरा जो है पोषण, तीसरा जो है वृद्धि, चौथा है गति और पांचवा उत्सर्जन इत्यादि कर दीजिएगा। यानी ये सब जो प्रक्रम है वह जीवन के लिए आवश्यक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए आवश्यक समीकरण लिखिए। यानी यह प्रश्न काफ़ी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट करके याद कीजिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके उत्तर। पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस तरह से आप परिभाषा लिखिएगा। काफ़ी अच्छा परिभाषा है और यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं हम वीवीआई नोट करते आपको जाते हैं, यहाँ पे आप अच्छी तरह से टिक करते जाइएगा। और जो प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है उसको हम यहाँ पे टिक करते जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका समीकरण जो हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O से अभिक्रिया करता है तो C6H12O6 बनाता है और 6O2 बनाता है। आप किसी किसी बुक में यह भी पढ़े होंगे, यहाँ पे 12H2O ले लेता है, तो यहाँ पे 12H2O लेता है तो यहाँ पे प्लस में 6H2O उत्सर्जित हो जाता है। इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा और यह भी अगर समीकरण लिखते हैं तो आपका करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि यह 6H2O से 6H2O इधर कैंसिल हो जाता है। तो आप इस तरह से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं C6H12O6 जो है वह ग्लूकोज का फार्मूला है। इसको आप अच्छी तरह से नोट करके याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न कहता है, पौधों का रंग हरा क्यों होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके उत्तर। पत्तियों में विद्वान वर्णक या रंजक अधिकांशतः नीले एवं लाल क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। वे हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए पौधे का रंग हरा दिखाई देता है। यानी इस तरह से आप अच्छी तरह से आंसर नोट कीजिएगा। काफ़ी सटीक आंसर लिखा गया है। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको क्लास 10 के तैयारी अच्छी तरह से कराई जाती है और जिस तरह से आपको इसमें आंसर दिए जाते हैं उसी तरह से आप यदि परीक्षा में नोट करते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष भी काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चैनल से पढ़ के पास किए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, पांचवा प्रश्न, मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण पर्याप्त क्यों नहीं है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं इसके उत्तर। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विशाल और जटिल होता है। उनके शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है। विसरण वातावरण के संपर्क में रहने वाले कुछ कोशिकाओं में ही हो सकती है।
यही कारण है कि विसरण द्वारा इस जीव में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है। इस तरह से आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, और बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से आप आंसर लिखिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो कि काफी बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके उत्तर, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पर्णहरित पत्ती के हरित लवक से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल मिट्टी से। यानी यहाँ पे जो पौधा जो है अलग अलग स्रोतों से अलग अलग चीज जो है प्राप्त करते हैं। यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर चैनल पर आपको लगातार सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न मिलते रहेंगे। और यदि आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना है नीतीश जोन BSCB, या सोझे नीतीश जोन भी सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा चैनल का आइकन दिख जाएगा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। देखते हैं इसके उत्तर। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित है। पहला जो दिया गया है सामग्री, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रहेगी तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, तीसरा जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति, और चौथा जो है जल की उपस्थिति। यानी ये सब उपस्थित रहेगा, प्रकाश संश्लेषण तभी होगा। अब चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न काफी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे यूपी बोर्ड से हैं, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, या आप राजस्थान बोर्ड से हैं, किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड से हैं। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया प्रश्न, इसलिए आप इसको VVVI लगा दीजिएगा। देखते हैं इसके उत्तर। यहाँ पे देख सकते हैं स्वपोषी पोषण विषमपोषी पोषण में अंतर निम्नलिखित है। एक और लिखिएगा स्वपोषी पोषण और एक और लिखिएगा विषमपोषी पोषण, और अंतर आप सेक्शन वाइज बना के दीजिएगा, बॉक्स बना के, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम स्वपोषी पोषण को बतला देते हैं। स्वपोषी पोषण जो है केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। दूसरा जो है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और जल आवश्यक है। और तीसरा जो है, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं विषमपोषी पोषण की ओर। विषमपोषी में देख सकते हैं, पहला जो दिया गया है, विषमपोषी पोषण हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। यानी अपने सब जितने भी प्राणी हैं, जैसे मनुष्य, इधर हो गया मेढक, जितना भी प्राणी है सभी जीवों में विषमपोषी पोषण होता है। दूसरा जो दिया गया है, इसके लिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है। यानी स्वपोषी पोषण के लिए तो सब चीज़ अनिवार्य है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, जल, ये सब अनिवार्य है। लेकिन विषमपोषी पोषण के लिए यह मैंडेटरी नहीं है, यानी यह नहीं भी रहेगा तब पर भी हमको पोषण हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा जो अंतर दिया गया है विषमपोषी पोषण में, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं स्वपोषी पोषण में भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन विषमपोषी पोषण में बिना पाचित भोजन यहाँ पे भोजन का पोषण नहीं हो पाएगा। यानी इसमें इस तरह से आप अंतर नोट करके एग्जाम में नोट कीजिएगा, इसमें अच्छी तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। और काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देख सकते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। यहाँ पे देख सकते हैं पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, यानी हमारे शरीर में जो पाचक एंजाइम है उसके क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए इसके हम उत्तर देखते हैं। पाचन भोजन उत्प्रेरक द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं, जिससे वह घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उसका अवशोषण हो जाता है। यानी भोजन को पचाने या घुलनशील बनाने में पाचन एंजाइम का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरह से आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। यानी प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है हमारे जीवन में या वातावरण में, क्या महत्व है, इसको देखते हैं आंसर। हमारा प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे के जीवन के लिए आवश्यक है ही, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए भी आवश्यक है। सभी परपोषी जीव जैसे
देख सकते हैं भोजन के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं जो जीवन का आधार होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पृथ्वी पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधे पर ही हम सब निर्भर रह के अपना जीवन यापन करते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है परजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित लिखें। यह प्रश्न काफी बार आपके 2 अंकीय प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। हम जितने भी इसमें प्रश्न लेकर आए हैं सारा प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक को उल्टा के जरूर देख लीजिएगा। आप यदि इस तरह से और भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको लगातार आपसे रेगुलर मिलते रहेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सीरीज। तो देखते हैं इसके उत्तर। वैसे पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसमें अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इस तरह से आप आंसर लिखिएगा अपने बोर्ड के एग्जाम में। देख सकते हैं इसमें उदाहरण जो दिया गया है गोलकृमि, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी, यहाँ पे इस तरह से रहने वाला है इसके उदाहरण। तो आप उदाहरण भी अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा मलेरिया परजीवी कौन से पोषण का उदाहरण है, यानी इसमें कौन कौन सा पोषण होता है, तो यहाँ पे परजीवी पोषण होता है। अब चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर, जो कि आपके 5 अंकीय प्रश्न में पूछा जाता है प्रश्न। जैसे बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। यानी एक प्रयोग द्वारा दर्शाना है आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो देखते हैं इसके उत्तर। देख सकते हैं यहाँ एक क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़कर उसके हरे और सफ़ेद भाग को चिन्हित करते हैं। यानी एक क्रोटन और कोलियस का चित्तीदार पत्ती जो होता है उसके हरे और सफ़ेद भाग को तोड़ लेते हैं और उसके हरे और सफ़ेद भाग को चिन्हित करते हैं। अब इन पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर उबालते हैं और उबालने के पश्चात उसमें अल्कोहल या स्प्रिट डालते हैं। यानी कुछ देर उबालने के पश्चात उसमें अल्कोहल या स्प्रिट डाल देते हैं। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर वाट में रखकर उबालते हैं, जिससे पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है और पत्ती रंगहीन हो जाता है। अब जैसे ही पत्ती रंगहीन हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे इसको आगे। अब बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के पश्चात पत्ती को पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं और बाद में पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदे डाल देते हैं। तो हम पाते हैं कि पत्ती के हरे चित्ती वाले भाग गाढ़ा नीले रंग का और सफ़ेद चित्ती वाले भाग पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पत्ती के हरे चित्ती वाले भाग में क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई जिससे उसमें मंद का निर्माण हुआ। जबकि पत्ती के सफ़ेद चित्ती वाले भाग में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण मंड और स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है। अतः यह प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। यह इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। आप अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके ऊपर से यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको स्क्रॉल कर देते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, सभी के कार्यों को लिखें। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, इसके कार्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे दांत जो होता है मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं और उसके जो कार्य हैं वह इस प्रकार दिया गया है, जो कि हम नीचे लिख दिए हैं। पहला जो है कृंतक। कृंतक क्या काम करता है, यह भोजन को कुतरने और काटने में कार्य करता है। यानी भोजन को काटने और कुतरने में सहायता करता है कृंतक। दूसरा जो काम है दांत का भेदक, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा दांत है भेदक। इसका जो काम है वह भोजन को चीरने और फाड़ने का काम है। यानी भेदक जो दांत है वह भोजन को चीर देता है और फाड़ देता है। अगला जो दांत है यहाँ पे देख सकते हैं अग्रच्वर्णक, जो कि भोजन को क्या करता है चबाने और पीसने का कार्य करता है। और चौथा जो दांत है च्वर्णक, यह भी भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है। तो आप इस तरह से दांत के कार्य और दांत के जो प्रकार है वह याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं 14वां प्रश्न है मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित लिखें। देखते हैं इसके उत्तर। यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। वैसे पोषण जिसमें जीव मृत्यु जंतुओं
और पौधे के शरीर से अपना भोजन शरीर के सतह में घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। यह प्रश्न काफ़ी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप अच्छी तरह से नोट करके याद रख लीजिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे नोट में हम लिख दिए हैं, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण की इकाई और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो क्लोरोफिल है, और हरित लवक क्या है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग है। आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। यानी अमाशय में जो है अम्ल की क्या भूमिका है, HCl अम्ल जो पाया जाता है उसकी क्या भूमिका है। तो देख सकते हैं इसके उत्तर, हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। यहाँ पे नीचे हम एक एक करके भूमिका लिख दिए हैं। आपके 2 अंक के प्रश्न में पूछा जाता है प्रश्न। पहला जो है, अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन के पाचक अम्लीय माध्यम में करते हैं। यानी एंजाइम जो होता है जो भोजन के पाचन को अम्लीय माध्यम में करते हैं। दूसरा जो दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आ सकते हैं जो कि अम्ल के प्रभाव से मर जाते हैं। यानी HCl अम्ल हमारे यदि शरीर में नहीं होगा अमाशय में, तो इससे बहुत सारे रोगाणु आते हैं जो कि अम्ल के प्रभाव से नहीं मर पाएंगे। तो इसलिए HCl अम्ल जो है, जो कि काफ़ी प्रबल अम्ल है, यह मार देते हैं सारे रोगाणु को। अगला जो दिया गया है क्वेश्चन, अमीबा में पोषण कैसे होता है। यहाँ पे यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं इसके उत्तर। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदुजलीय, एकोष्कीय और अनिश्चित आकार की प्राणी है। इसका आकार उत्पादों के बनने तथा बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसके शरीर में पोषण के लिए विशेष रचना नहीं पाई जाती है। यानी अमीबा में कोई भी विशेष रचना पोषण के लिए नहीं पाया जाता है। यह अपने उत्पादों की मदद से ही अपना भोजन करते हैं। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। यानी आपसे पूछेगा अमीबा में पोषण किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्टूडेंट बिहार या यूपी बोर्ड से होंगे उनके लिए यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, श्वसन और दहन में अंतर लिखें। जो कि यह बुक का प्रश्न नहीं है, लेकिन यह काफ़ी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है। जैसा कि आप सबको बतलाए थे कि यदि आप अंतर लिखिएगा तो आप सेक्शन बना के लिखिएगा। तो एक बगल हम श्वसन लिख दिए हैं, एक बगल दहन लिख दिए हैं, और यहाँ पे दिया गया है श्वसन जो है यह कोशिका में होता है, जबकि दहन जो है यह कोशिका में नहीं होता है। यानी दहन की जो प्रक्रिया होती है वह कोशिका के बाहर होती है। यानी कोई भी वस्तु जलता है तो उसमें दहन की प्रक्रिया होती है, कोशिका में जो होती है वह श्वसन की प्रक्रिया होती है। दूसरा जो दिया गया है, श्वसन कई उत्पादों का निर्माण करते हैं, जबकि दहन में किसी भी प्रकार के उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। तीसरा जो दिया गया है, यह एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी श्वसन में जो भी है एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि दहन में कोई भी एंजाइम कार्य नहीं करता है। इस तरह से इसका आंसर रहने वाला है। आप इस तरह से परीक्षा में आंसर लिखिएगा। अब लास्ट प्रश्न है, जो कि देख सकते हैं 18वां प्रश्न, जो कि काफ़ी बार 5 अंकीय प्रश्न में पूछा जाता है। और इसमें यदि आप इस प्रश्न को देखते हैं तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको इस चैप्टर से बन जाएंगे। तो दिया गया 18वां प्रश्न, मनुष्य की आहार नाल की संरचना का वर्णन करें। देखिए इसके उत्तर यहाँ पे दिया गया है, यह एक कुंडलित रचना है। यानी मनुष्य की जो आहार नाल होती है वह एक कुंडलित रचना है, जो कि करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना और उसके कार्य निम्नलिखित है। यानी एक एक करके हम उसके कार्य और संरचना के बारे में बतलाने वाले हैं। इसमें हम पहले संरचना के बारे में हम बात करते हैं। पहला जो स्टार्ट होता है हमारा मुख गुहा से। पहला जो दिया गया है मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी और निचली जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा में जीभ और दांत होती है। यानी आपसे अगर पूछेगा कि आहार नाल का जो पहला भाग है वह क्या है, तो आप बोलिएगा मुख गुहा। मुख गुहा जो होता है वह ऊपरी और निचली जबड़े से घिरा होता है, और यह इसमें मुख में दांत और जीभ होते हैं। अब चलते हैं अगले भाग की ओर। अगला भाग जो होता है ग्रसनी, जो कि मुख गुहा कहाँ खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। तो दूसरा जो दिया गया है ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। यानी ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। पहला निगल द्वार होता है, जो कि भोजन के आहार नाल के अगले भाग ग्रसनी में खुलता है, और दूसरा जो है कंठ द्वार, जो कि
श्वास नली में खुलता है। यानी इस ग्रसनी के दो भाग होते हैं, जो कि एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। कंठ द्वार जो होता है सांस नली में खुलता है, जबकि निगल द्वार जो होता है ग्रास नली में खुलता है। अगला जो दिया गया है ग्रास नली, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है ग्रास नली। ग्रास नली क्या होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में लार से सना भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। यानी ग्रास नली का यही काम है। बस हम शॉर्ट में आपको बतलाते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको शॉर्ट करके आपको नोट करा रहे हैं। अगला जो भाग है अमाशय है। यह एक छोटी थैली जैसी रचना है, जो कि उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुपृष्ठ भाग में फैली रहती है। अमाशय का अगला भाग कार्डियक, पिछला भाग प्लोरिक और इन दोनों के बीच का भाग फुंडिक कहलाता है। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। आप इस तरह से नोट कीजिएगा, सारा संरचना है वर्णन किया हुआ। आप इस तरह से सारा कॉपी में नोट करके तभी आप वीडियो को अंत कीजिएगा। अगला जो भाग है छोटी आंत। छोटी आंत यहाँ पे देख सकते हैं। छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। 3 भाग होते हैं इसके, पहला गृहिणी, जेजुनम और इलियम। यानी आपसे पूछेगा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पे 6 मीटर होती है, क्योंकि काफ़ी बार आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया है। चौड़ाई ऐसे एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए आप इसको नहीं भी याद कीजिएगा चलेगा, लेकिन लंबाई आपको नोट करके अच्छी तरह से रख लेना है। इसके 3 भाग होते हैं, जो कि पूछा गया प्रश्न है, जेजुनम, गृहिणी और इलियम। 3 भाग होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला जो भाग है यकृत। यकृत जो होता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका करीब भार जो होता है वह 1.5 kg होता है, जो उदर गुहा के दाहिनी ओर अवस्थित होता है। यानी यकृत अगर पूछेगा आपसे कि कहाँ स्थित होता है, तो उदर गुहा के दाहिनी ओर अवस्थित होता है। यकृत कोशिका के पित्त का स्राव करता है। इसका संचय पित्ताशय में होता है। यानी यकृत जो पित्त का स्राव करता है उसका संचय कहाँ होता है, पित्त का संचय तो पित्ताशय में होता है। अब देखते हैं अगला भाग, जो कि देख सकते हैं अग्नाशय है। अग्नाशय के बारे में देखते हैं। अग्नाशय जो है अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि है। यानी अग्नाशय जो है अमाशय के नीचे स्थित होता है और ग्रहणी के द्वारा घेरा होता है, पीले रंग का होता है, जिससे हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम जो है वह पाया जाता है। यानी यहाँ पे जितने भी सारे एंजाइम होते हैं वह अग्नाशय में ही पाए जाते हैं। अब देखते हैं लास्ट जो भाग है वह बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है इसके बारे में हम देखते हैं। छोटी आंत और आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। यानी छोटी आंत के जो अगला भाग होता है वह आहार नाल में जो खुलता है, जो जिसका नाम है बड़ी आंत। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, पहला जो होता है क्लोन और दूसरा जो होता है मलाशय, जिसको हम रेक्टम भी कहते हैं। तो इस तरह से रहने वाला है इसका पूरा संरचना। इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा, जो कि हम काफ़ी शॉर्ट में कराए हैं आपको नोट, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि इतना बड़ा संरचना हम कैसे याद रखेंगे, इसलिए हम शॉर्ट करके पूरा आंसर लाए हैं। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। और यदि आप सब इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका मैं लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दिया हूँ। आपको यहाँ पे फुल PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आप यदि क्लास 10th का पूरा सिलेबस चाहते हैं तैयारी करना, तो आज से हमारे चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे चैप्टर वाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसका मैं प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सब जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे BSc भी अभी चैनल से हटा दिए हैं, इसलिए आप नीतीश जोन चैनल नाम रख दिया गया है। टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा नीतीश जोन स्पेलिंग के साथ। यहाँ पे NITEESH है, नीतीश जोन। तो आप इस तरह से सर्च कीजिएगा, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दिया हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे फ्री में PDF नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है यह सारा प्रश्न। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।